जय हिंद साथियों। मैं सुनील वर्णवाल सृजन अपने ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कंटिन्यू डेली करंट डोज के नाम से एक श्रृंखला चला रहे हैं और उसी के तहत हम आज आपसे फिर मुखातिब हो रहे हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है, कोरोना वायरस पर WHO की प्रतिक्रिया की जांच हेतु विश्व स्वास्थ्य सभा में एक प्रस्ताव लाया गया है, तो निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। दरअसल मामला क्या है कि जैसा कि आप लोग अगर लगातार समाचार सुनते रहे होंगे तो एक बात निकल के आई है कि जो वैश्विक स्तर पर कोरोना का जो प्रभाव है या जो इस तरह से महामारी हो गई है, इसका एक मुख्य कारण ये कहा जा रहा है कि जब चीन के वुहान प्रांत में इस कोरोना की उत्पत्ति हुई या कह सकते हैं कि कोरोना वहीं से निकला है, तो WHO का एक रोल होता है वैश्विक स्तर पर, तो स्पेशली गठित भी इसीलिए किया गया है कि जब वैश्विक स्तर पर अगर कोई बीमारी इस तरह से फैलती है तो वह उसकी सूचना वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व को देगा, सभी देशों को देगा। लेकिन यहाँ पर एक बात निकल के आई थी कि WHO का जो रोल था वह थोड़ा सा संदिग्ध था, चाहे उसने चीन के इन्फ्लुएंस में ऐसा किया, चीन के दबाव में ऐसा किया, या उसे ऐसी जानकारी ही नहीं मिली थी, जो भी कारण रहा हो। लेकिन उसने जो गलती की जिसके कारण आज पूरा विश्व इस कोरोना वायरस के कारण समस्याग्रस्त है, तो उसी WHO की प्रतिक्रिया की जांच हेतु लगातार वैश्विक स्तर पर दबाव बनाया जा रहा था। तो अब एक प्रस्ताव अंततः विश्व स्वास्थ्य सभा में ला ही दिया गया है। तो जो यह प्रस्ताव लाया गया है, हमारा सवाल ये है कि इस पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है। बांग्लादेश नहीं, कनाडा नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, अर्थात 1, 2, 3 इन तीनों देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया है। हस्ताक्षर नहीं करने वाला देश है वह कौन सा है? अमेरिका। थोड़ा सा फैक्ट लेते हैं। दरअसल हुआ क्या था कि ये जो WHO की स्थिति यानी कि कोरोना के संदर्भ में सूचना के लिए जो थी, ऑस्ट्रेलिया पहला देश था जिसने मांग की थी कि जो WHO की जो भूमिका है वह संदिग्ध है और इस संदिग्धावस्था की एक स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। लेकिन उस समय जो है चीन द्वारा दबाव बनाया गया कि अगर आप इस तरह की बातें करोगे तो हम आपके से आर्थिक संबंध खत्म कर लेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरा विश्व जो है चीन की, बल्कि ऐसे कहें कि आज की डेट में चीन जो है पूरे विश्व की एक तरह से फैक्ट्री के रूप में काम कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी उसकी आर्थिक ज़रूरतें महत्वपूर्ण है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया फिर पीछे हट गया था। लेकिन जब वैश्विक स्तर पर फैल गया तो बहुत सारे देशों ने लगातार एक संगठित होकर प्रयास किया और 62 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। कौन से? इस प्रस्ताव पर। ठीक है, उन 62 देशों में बांग्लादेश शामिल है, कनाडा शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इवन अपना भारत देश भी शामिल है। परंतु महत्वपूर्ण बातें हैं कि उसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? ये अमेरिका। हालांकि आप लोग डाउट में आ सकते हैं, डाउट हुआ भी होगा कि अमेरिका क्यों नहीं शामिल है, जबकि अमेरिका तो लगातार चीन पर आरोप लगा रहा है, माननीय ट्रंप साहब लगातार चीन को कोस भी रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस प्रस्ताव के संदर्भ में अमेरिका ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। लेकिन अमेरिका इस प्रस्ताव के साथ खड़ा जरूर है, अर्थात इस प्रस्ताव के पक्ष में है, लेकिन उसने हस्ताक्षर नहीं किया है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रवासी मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर किस राज्य ने इस चरण पादुका अभियान चलाया है? मतलब एक कोई ऐसा राज्य है जिसने ये जो प्रवासी मजदूर कोरोना प्रभाव से लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य, मतलब अपने प्रवासी जहाँ मूल राज्य जहाँ के लोग हैं वहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो उसी संदर्भ में एक राज्य द्वारा चरण पादुका अभियान चलाया जा रहा है। वह राज्य कौन है? वह राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। दरअसल चरण पादुका अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण बात है कि जूता और चप्पल जो है किसे? प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जा रहा है। देखा गया कि जो प्रवासी मजदूर है, बहुत सारे जो अपने घरों की ओर पैदल जा रहे हैं, तो उनमें बहुत सारे लोगों के पास जूता चप्पल नहीं है और ये विकट गर्मी में चलते समय पैर, धूप इतना तेज है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो लोगों के पैर भी जलने लगे हैं। इसी सब असुविधा यानी जो समस्या, इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चरण पादुका अभियान चलाया गया है। और यह जो जूता चप्पल बांटा जा रहा है प्रवासी मजदूरों को, वह बांटने का काम कौन कर रहा है? वहाँ की पुलिस व्यवस्था, प्रशासन कर रही है। महत्वपूर्ण बात एक है ये है कि यहाँ जो अभियान है इसकी शुरुआत हुई थी
इंदौर के राऊ पुलिस स्टेशन से। इंदौर के पुलिस राऊ स्टेशन से इसकी शुरुआत हुई थी। बेसिकली यह मध्य प्रदेश की जो हमारे साथी हैं जो MPPCS का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, और बाकी के लिए ये हमारा चरण पादुका अभियान किस राज्य ने चलाया और किससे संबंधित है, ये 3 फैक्ट महत्वपूर्ण है। ओके, तो हमारा तीसरा सवाल, भारतीय नौसेना ने एक PPE किट बनाया है। PPE किट के संदर्भ में आप लोग लगातार आप पेपरों में पढ़ रहे होंगे, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, अर्थात यह एक ऐसा किट है जिसे जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों के इलाज के संदर्भ में पहनते हैं। आपने देखा होगा कि नीला नीला या कुछ ऐसे पूरा एक कवर सा होता है जिसमें पूरा ढक जाते हैं, उसे PPE किट कहा जाता है। यह PPE किट एक भारतीय नौसेना ने बनाया है, तो हमें उसका नाम जानना है। उस किट का क्या नाम है? उस किट का नाम है नौरक्षक। इसको यहां से आप जोड़ें, भारतीय नौसेना ने बनाया नौरक्षक। ओके, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो नौरक्षक PPE किट है, यह भारतीय भौगोलिक परिस्थितियां, जो भारत की भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसमें यह बहुत अच्छे से फिट बैठ रहा है। अर्थात हम जानते हैं कि भारत की जो परिस्थितियां हैं, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एक ही किट पहनकर लगातार ज़्यादा समय तक नहीं रहा जा सकता है। बट जो ये भारतीय नौसेना ने नौरक्षक बनाया है, इसे जो है लगभग 12 घंटे तक जो स्वास्थ्य कर्मचारी है पहन सकता है। तो आज का हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में आया ट्रैवल बबल क्या है? एक्चुअली एक ट्रैवल बबल हाल बहुत चर्चा में है इस शब्द का नाम, और यह शब्द है क्या? तो ट्रैवल बबल के संदर्भ में हम आपको जानकारी दे दें कि यूरोपीय देश, जैसा कि हम जानते हैं यूरोपीय देशों में इटली, जर्मनी, फ्रांस और इवन ब्रिटेन में भी कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला और वहाँ पे भी बहुत सारे मरीजों की मृत्यु हो गई है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो विशेषकर छोटे देश हैं, जैसे लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। अगर आप इन तीनों देशों की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो यह बाल्टिक सागर के बिल्कुल पूर्व में है। बाल्टिक सागर के बिल्कुल के पूर्व में। तो इन तीनों देशों ने, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, इन तीनों देशों ने मिलकर एक समझौता किया है कि इनके जो भी देश के जो नागरिक हैं आपस में एक तीनों देशों के बिना किसी सीमा की समस्या को ध्यान में रखते हुए ये स्वतंत्र रूप से एक दूसरे की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। अर्थात इन तीनों देशों ने जो एक समझौता किया है कि कोई भी नागरिक इन तीनों देशों के आपस में एक दूसरे की सीमा को पार करके स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं, उसी समझौते का नाम क्या है? ट्रैवल बबल, आवागमन या पारगमन समझौता, स्वतंत्र पारगमन समझौता, बेसिकली स्वतंत्र पारगमन समझौता। ये जो इन तीन देशों ने किया है, तो इसी का नाम क्या है? ट्रैवल बबल। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों देशों के संदर्भ में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट ले लेते हैं कि है क्या। तो लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, जैसा कि हमने बताया कि ये बाल्टिक सागर के पूर्व में बिल्कुल स्थित है। तो जब ये पूर्व में स्थित है तो इसलिए इनके लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है और इन तीनों देशों को कहा जाता है बाल्टिक देश। क्या कहा जाता है साथियों? बाल्टिक देश। आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है ज्योग्राफी के संदर्भ में, जो ट्रेडिशनल ज्योग्राफी होता है उसमें, कि बाल्टिक देश में कौन कौन से शामिल देश हैं, तो हो गए लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। और इन्हीं तीनों देशों ने फाइनली एक ट्रैवल बबल नामक समझौता किया है जो स्वतंत्र पारगमन समझौता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं कि हमारे देश में जब कोई अपने घर पहुंच रहा, चाहे वह प्रवासी मजदूर हो या जो भी व्यक्ति, उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो व्यवस्था यहाँ पर भी लागू है। पांचवा प्रश्न है कि प्रसिद्ध लेखक रत्नाकर मतकारी, ये बेसिकली एक साहित्यकार है
इनका जो है कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। अर्थात एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लेखक हैं जिनके ऊपर कोरोना का संक्रमण हुआ और फिर इनकी मृत्यु हो गई। तो सवाल यह है कि यह किस भाषा से संबंधित है। वह भाषा है हमारी मराठी। अर्थात ये मराठी भाषा के साहित्यकार थे और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने मराठी भाषा में कुछ एक फिल्में भी बनाई हैं और इस संदर्भ में वो संगीत नाटक अकादमी से भी पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये हो गया महत्वपूर्ण कि संगीत नाटक और साहित्य, इन दोनों अकादमियों से इन्हें पुरस्कार मिला हुआ है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण किस लिए है? हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है यह प्रश्न क्योंकि ये जो रत्नाकर मतकारी हैं, इनकी मृत्यु जो हुई है यह कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। तो इसलिए कभी भी यह प्रश्न आपके हमारे एग्जाम में आ सकता है कि वह कौन सा लेखक था जिसकी मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई, या ऐसे पूछ सकता है कि वह मराठी भाषा का कौन सा लेखक था जिसकी कोरोना संक्रमण से। तो हमारे लिए फैक्ट यहाँ पे भी है रत्नाकर मतकारी, दूसरा फैक्ट मराठी भाषा है और तीसरा तो कोरोना संक्रमण और इससे जोड़ सकते हैं। बस मुख्यतः यही दो फैक्ट। ओके, क्यों हम आते हैं अपने छठे प्रश्न पर आज के। और प्रश्न है हमारा कि हाल ही में खोजी गई एक नवीन परजीवी फफूंद का नाम किसके नाम पर रखा गया है। दरअसल महत्वपूर्ण ये है कि एक परजीवी फफूंद को खोजा गया है, मतलब एक परजीवी फफूंद की खोज की गई है और उसकी खोज किसने की है? कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी ने इस परजीवी फफूंद की खोज की है। तो महत्वपूर्ण यह है कि उसका नाम क्या है। एक्चुअली महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि उसका जो नाम है, जिस विशेष नाम पर रखा गया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो वह नाम किसके नाम पर रखा गया है? वह है हमारा ट्विटर। आप लोग यूज करते हैं ना ट्विटर हैंडल। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो कोपेनहेगन के एक वैज्ञानिक थे, वह लगातार ऑनलाइन कुछ चीज़ों को देख रहे थे, पिक्चर्स को देख रहे थे ट्विटर पर। वो पिक्चर्स को देख रहे थे, बहुत सारे नहीं, जैसे हम लोग ट्विटर पर कुछ पिक्चर्स शेयर करते हैं, ऐसे ही देख रहे थे। उसी में से उन्हें एक दिखा कि कुछ इस तरह कुछ नवीन सा चीज़। फिर उन्होंने इस पर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद जो वो है एक परजीवी फफूंद के रूप में सामने आया। तो चूंकि वह ट्विटर पर उन्होंने उसको प्रथम दृष्टया देखा था और उसी के संदर्भ फिर उन्होंने रिसर्च किया था, इसलिए उसका नाम ट्विटर के नाम से जोड़ा गया और उसका नाम क्या रखा गया? ट्रगैलो मरीन ट्विटरी। ट्रगैलो मरीन ट्विटरी। ओके, तो आप देख रहे हैं जो ट्विटरी है यह कहां से आया हुआ है? ट्विटर से। तो हमें भूलना नहीं है कि जो अभी इस तरह से हो सकता है, ये नाम दे दे हमारे एग्जाम में कि ट्रगैलो मरीन ट्विटरी जो एक परजीवी फफूंद है, यह किसके नाम पर रखा गया। हालांकि तब क्वेश्चन आसान हो जाएगा क्योंकि ट्विटरी दिख रहा है। लेकिन सातवां प्रश्न है कि औद्योगिक निवेश के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा पर्यावरण मंजूरी की अधिकतम अवधि को घटा दिया गया है, तो वह अब कितनी कर दी गई। तो सवाल यह है कि जो पर्यावरण मंजूरी के लिए एक समय तय होता था, पहले से पूर्व निर्धारित हुआ करता था, उसमें अब कुछ कमी कर दी गई। तो वह अब कमी करके अब कितनी कर दी गई है? तो वह अब हो गई है 50 दिन। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे औद्योगिक निवेश का प्रोत्साहन कैसे होगा। होता क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति एक नया प्रोजेक्ट लगाता है औद्योगिक उत्पादन के लिए, या अपना उसका जो पुराना उद्योग होता है उसके विस्तार के लिए कुछ प्रयास करता है या करना चाहता है, तो उसे पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर पर्यावरण की मंजूरी लेनी पड़ती है। तो पर्यावरण की मंजूरी देने के संदर्भ में सरकार ने जो एक समय सीमा तय कर रखी, वह पहले हुआ करती थी कितने? 100 दिन। तो ये जो 100 दिन है, इसी को घटाकर अब कितना कर दिया गया है? 50 दिन। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर 100 दिन को घटा के 50 दिन कर दिया गया मंजूरी की अधिकतम अवधि, तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मंजूरी के संदर्भ में जो नियम और शर्तें थी, क्या वो डाइल्यूट कर दी गई है? नहीं, क्योंकि जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने यहाँ कहा है कि जो हमारी पर्यावरण मंजूरी देने की जो पूर्व निर्धारित शर्तें थी, वो सारी शर्तें वही हैं। सिर्फ हमने क्या किया है कि जो मंजूरी देने की जो प्रक्रिया होती थी, जो प्रोसेस होता था, उस प्रोसेस को उन्होंने डाइल्यूट किया है, यानी कि उसमें जो समय लगता था उस समय में कमी की गई है। और इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि जो पर्यावरण मूल्यांकन कमेटी होती थी,
पर्यावरण मूल्यांकन कमेटी मतलब कि जो मंजूरी देने के लिए क्या है, एक कमेटी बनाई जाती थी और यह कमेटी जो है अपना रिपोर्ट देती थी, ठीक है, बैठक करती थी, मतलब एक कमेटी है, कमेटी बैठक करेगी, बैठक के बाद फिर क्या करती है, रिपोर्ट देती है। तो ये जो रिपोर्ट होता था पहले, ये 15 दिन में ये देते थे। भाई आप एक बात बताइए कि क्या मान लीजिए हम 5 लोग मिलकर एक बैठक करते हैं, किसी संदर्भ में चर्चा करते हैं, कोई एक निर्णय लेना होता है, तो निर्णय तो हमने बैठक में ही ले लिया। अब अगर हमने निर्णय बैठक में ही ले लिया, मान लीजिए हो सकता है कुछ चीज़ें बाकी रह जाती हैं, चूंकि सरकारी स्तर पर है तो कहीं और से भी उसका अप्रूवल लेना होता होगा, तो लेकिन जब वो निर्णय हम काफ़ी कुछ वहीं पे ले चुके हैं तो उसके लिए 15 दिन का समय क्यों? इसका मतलब यह है कि 15 दिन का समय ज़्यादा होता था, इसको कम करके अब कर दिया गया, कितना, 3 दिन कर दिया गया है। अर्थात पर्यावरण मूल्यांकन कमेटी जो बैठक करेगी उसकी रिपोर्ट मात्र अब 3 दिन में दे देगी। इस तरह से जो है, जैसे 12 दिन यहाँ पे बच गए, ऐसे ही अन्य प्रोसेस में भी कमी की गई है। तो इसके कहना यह है कि जो पर्यावरण मंजूरी के जो पूर्व निर्धारित शर्तें थी या जो नियम थे उसमें कोई डायल्यूशन नहीं हुआ है, सिर्फ जो उसकी प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में जो समय लगता था उस समय अवधि को घटाया गया है। ओके, तो यह महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है कि अभी हमने जो आपसे बातें कर ली, बेसिकली वह हमारे मेंस के पर्पस से महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे प्री के लिए महत्वपूर्ण क्या है कि वह दिन अब 50 दिन कर दिया गया है पर्यावरण मंजूरी का अधिकतम समयावधि, और जो पहले हुआ करता था कितना, 100 दिन हुआ करता था। बस इतना ही काफी है हमारे पीटी के लिए। इसका 8वां प्रश्न है कि वह कौन सा वायरस है जिसके हमले से बचने के लिए देश की लगभग 2/3 फर्में, मतलब ये जो 2/3 फर्में हैं इन्हें फिरौती देनी पड़ी। सवाल क्या है, एक बार फिर से देखते हैं कि कोई एक ऐसा वायरस हमला हुआ है जिससे बचने के लिए देश की जो फर्में हैं, विशेषकर जो उद्योगों से संबंधित है, उन्हें जो है कुछ फिरौती देनी पड़ी है। तो वह वायरस हमला कौन सा है? तो वो वायरस हमला है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर कैसा वायरस है? यह डिजिटल वायरस है। जैसा कि नहीं हम कंप्यूटर में देखते हैं कि कुछ इस तरह के असामाजिक तत्व कुछ विशेष मेल या ऐसी एक्टिविटी बना के छोड़ देते हैं जो आके हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, हमारे डेटा को चुरा लेता है या हमारी चीज़ों को गलत डिलीट कर देता है। तो वह जो है रैनसमवेयर, यह लगातार हमारे जो भारतीय देश की फर्में हैं उन फर्मों को इफेक्ट कर रहा था। तो जब वो इफेक्ट करता था, उनके डेटा को चोरी करता था, तो डेटा की चोरी से बचने के लिए ये जो कंपनियां हैं या जो फर्में हैं, इस रैनसमवेयर के जो ऑनर था उसे लगातार उन्हें फिरौती देनी पड़ी। और कहा जा रहा है कि लगभग देश की 60% फर्में फिरौती दी है और एक औसतन फर्म ने एक साल में लगभग 8 करोड़ रुपए की फिरौती दी है। अगर आप इसको देखें, कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ी राशि है। हम थोड़ा सा इसके पीछे यहाँ पे चर्चा करना शायद गलत हो जाएगा क्योंकि हम पीटी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को चला रहे हैं, लेकिन छोटी सी एक चर्चा कर देते हैं कि आखिर ज़रूरत क्या पड़ गई इन फर्मों को इस रैनसमवेयर से डर के 8 करोड़ देने की। इसका मतलब एक छोटा सा कारण जो मैं समझ पा रहा हूँ ये हो सकता है कि इन लोग भी कुछ न कुछ तो कमियां करते हैं अपने संदर्भ, चाहे वो बहुत सारे नियम एवं शर्तों को के संदर्भ में, या एक और भी कारण ये हो सकता है कि जो इनके डेटा होते हैं, जैसे आप देखेंगे बहुत सारी कलर का पैटर्न बनाती हैं, या जो स्वाद के संदर्भ में मान लीजिए आप नमकीन लीजिए, बिस्किट लीजिए, हल्दीराम का जैसे आप देखेंगे उसके कुछ चीज़ों पर अपना एक विशेष बौद्धिक अधिकार होता है ना, कि जिसे वो किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो अगर यह रैनसमवेयर क्या करेगा, उनके डेटा को चोरी कर लेगा। मान लीजिए किसी कपड़े की फर्म को देखें, अगर कपड़े की फर्म का अगर वो कोई एक पैटर्न बनाया हुआ है उसने, और वो पैटर्न का पूरा डेटा चोरी करके रैनसमवेयर किसी और को दे दे, तो वह उनका अपना नहीं रह जाएगा। तो इस तरह के डेटा की चोरी से और कुछ उनकी अपनी कमियां होती हैं जो नियम एवं कानूनों को डाइल्यूट करके काम करते हैं, उन सभी से बचने के लिए इन लोगों ने क्या किया, फर्मों ने लगभग औसतन एक फर्म ने 8 करोड़ रुपए इस रैनसमवेयर के ऑनर को दिया है। तो यह रैनसमवेयर, चूँकि आप लोग देखते हैं कि जो विज्ञान एवं तकनीकी होती है उससे जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं, स्पेशली कंप्यूटर के संदर्भ में, तो वहाँ पर इस तरह की वायरस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एमपी के जो हमारे साथी हैं वो विशेष रूप से इस पर ध्यान दें, क्योंकि एमपी में तो मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया है कि 1-2 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है।
और बाकी के जुडिशरी के जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ यूपी के आरओ एआरओ वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथियों, होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और बहुत सारे सूचनाओं को आपने समझा होगा। तो मिलते हैं हम अपने सीडीसी प्रोग्राम को लेकर कल फिर इसी समय पर। थैंक यू।